ओके जी। तो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई होप आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था वो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कल होमवर्क दिया था मैंने आपको। आ गया? वैसे कल अपन ने डिस्कस कर लिया था। आया या नहीं आया? आ गया? कोई डाउट है? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो अब दो ही क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं सर जो हमें करने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 24 और एक बच रहा है क्वेश्चन नंबर 25, और इसके जैसा एक वो अपने एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर ट्रायल बैलेंस दिया है हमने और क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, और बस कुछ नहीं, इसके अलावा बैलेंस शीट नहीं है। अरे है लिखना भूल गए क्या यहाँ पे? यहाँ लिखो एंड बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहले लेट्स प्रिपेयर दी फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट बनाते हैं। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से, लेट्स प्रिपेयर, लेट्स ड्रॉ दी फॉर्मेट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और अपने बैलेंस शीट। कम ऑन फास्ट एवरीबडी। ये बन गया मैन्युफैक्चरिंग, इसके नीचे आ जाएगा ट्रेडिंग। देन विल प्रिपेयर पी एंड एल। देन आ जाएगा आपके बैलेंस शीट। फॉर्मेट रेडी। बना दिया आप लोगों ने? नहीं सर, बना रहे हैं। बनाओ फटाफट बनाओ। मैंने सुना सीयूईटी का पेपर भी डिले हो गया है। कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे शायद, अभी न्यूज़ में देखा था मैंने। नहीं, कोई टेक्निकल ग्लिचेस आए थे मैम, इसलिए सुना मैंने तो। न्यूज़ में तो यही आ रहा है। पता नहीं। थैंकफुली अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, मतलब अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। रेडी विद द फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले बताओ क्या काम करेंगे। सबसे पहले सर, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, ऊपर स्टार मार्क कर देंगे। चलो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख। सिर्फ फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है भाई? ये क्या बात है? सिर्फ फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है? हाँ तो सर फिनिश गुड्स का ही होगा। ओके ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। ओपन रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का नहीं है। ओके, तो सर ये तो कहाँ आएगा बताओ? ये कहाँ जाता है? ये जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ओके चलो आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। एक बार चेक करो पहले, ऊपर है क्या? है सर, ऊपर है सर, है सर, है सर। तो स्टार मार्क कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में बैड डेट्स भी है क्या? है सर, है सर, है सर। डेप्रीसिएशन भी देना है बिल्डिंग पे और मशीन, प्लांट एंड मशीनरी पे। ओके, तो सर बिल्डिंग पे भी स्टार मार्क कर देते हैं और प्लांट एंड मशीनरी पे भी स्टार मार्क कर देते हैं। तो सर ये रही आपकी बिल्डिंग, ये रही आपकी प्लांट एंड मशीनरी। यार फर्नीचर फिक्सचर के लिए नहीं बोल रहा है यार ये, कुछ डेप्रिसिएशन के लिए? हाँ, बोलना चाहिए यार, अपने पास फर्नीचर भी है, नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। एक्रूड कमीशन कमा तो लिया बट रिसीव नहीं हुई। तो ऊपर देखो एक्रूड कमीशन, 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 ऊपर कहीं पे कमीशन है क्या? देखो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में कमीशन है क्या जो मैंने मतलब कमा ली और मुझे रिसीव हो गई? ऐसा कोई कमीशन है ही नहीं।
अच्छा मतलब सारी कमीशन मैंने कमा ली और मुझे कुछ भी मिला नहीं है, ठीक है, तो ऊपर स्टार मार्क नहीं करना पड़ेगा। पेड तो जरूर दे रखी है भाई साहब, पर ये तो पेड है और ये क्या है, अक्रूड कमीशन, ये तो रिसीव्ड है, मतलब ये तो अर्नड है। ऊपर ये अलग है, ये पेड है, ये क्या है, ऐसी की कमीशन जो मैंने कमा ली है बट रिसीव नहीं हुई है। दो अलग अलग चीज है, समझना बात को, दो अलग अलग चीज है। ओके, स्टार इसमें मत मार्क कर देना, दो अलग अलग चीज है। एक्रूड कमीशन का मतलब ऐसी कमीशन जो मैंने कमा ली मुझे नहीं मिली, मतलब ये तो मेरी इनकम है ना, तो ये तो क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए थी कमीशन रिसीव्ड के नाम से, पर कुछ दिखावा नहीं है, इसका मतलब जितनी भी कमाई है वो मुझे मिली नहीं होगी। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ओ इन्वेस्टमेंट है क्या अपने पास में, हाँ देखो ना इन्वेस्टमेंट है, पर इस इन्वेस्टमेंट में मैंने कुछ इंटरेस्ट कमा तो लिया बट मिला नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। ये इंटरेस्ट पेड की बात नहीं कर रहा है, हेलो, ये इंटरेस्ट बात कर रहा है जो मैंने कमा लिया और मुझे रिसीव नहीं हुआ। दो अलग अलग चीज है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है और इंटरेस्ट एक्रूड इनकम है। ओके, आगे चलते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओके सैलरी देखो ऊपर दी हुई कहीं पे, सैलरी सैलरी सैलरी, ओके दी हुई, सामा कर दिया। आगे देखो प्रीपेड इंटरेस्ट, हाँ प्रीपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है क्या, देखो इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है क्या, हाँ तो इस वाले प्रीपेड इंटरेस्ट का भाई साहब ट्रीटमेंट इस वाले इंटरेस्ट पेड से हो जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क आप कर सकते हो फाइनली। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर, समझ में आ गया, पक्का श्योर, ओके। चलो सर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके इंटरनल कॉलम में, इसके इंटरनल कॉलम में आता है ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,50,000। इसमें बताओ क्या ऐड करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लग गया तो कर देता हूं, प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है जी, 5 लाख। कोई कैरेज दिया हुआ है क्या परचेज इस पे, रॉ मटेरियल पे कोई कैरेज ऑन परचेज ऐसा कोई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। और सुनो यार कमाल की बात यह है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी नहीं दिया हुआ। अच्छा एक बार ये देख लो कि परचेज के अगेंस्ट में कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लो, परचेज के अगेंस्ट में कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है ना, है क्या, ओ क्या करेंगे भाई इसका, सर यहाँ से लेस करेंगे सर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नेट परचेजेस ऐड करते हैं, तो परचेज रिटर्न दी हुई है तो क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे 5,000। और क्या आता है इधर, कुछ नहीं आता है, चलो बताओ, यहां तक सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, कमोन कमोन क्या आ जाएगा, 6,45,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम, बोलो क्लियर है, ओके। चलो चलते हैं आगे, ये बताओ ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, कमॉन 75,000। आगे लैंड और बिल्डिंग में स्टार है, पर कोई बात नहीं, इसको अब लगे तो ही करेंगे हम, पर हमको पता लग गया कि चलो इसमें स्टार है। चलो बताओ ये लैंड और बिल्डिंग कहाँ जाएगा, ये 1 लाख कहाँ जाएगा, कमॉन बताओ, बैलेंस शीट में असेट साइड में इंटरनल कॉलम में जाएगा, कितना रुपए का भाई, 1 लाख। बताओ इसमें स्टार क्या है, डेप्रीसिएशन है, लिखा हुआ था ना, देखो ये देखो ये देखो ये डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 लाख, क्या करेंगे बताओ इसका, बाहर दिया है तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो असेट में से कम होगा और एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ भाई साहब कि इसका जो डेप्रीसिएशन है बिल्डिंग का किधर जाएगा, अगर ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर ये ऑफिस की बिल्डिंग है तो पेंडल में, ये तो पता ही है ना। तो आप मुझे साबित करो कि ये क्या है, प्रूफ के साथ, आंसर मत देख के बताना, प्रूफ देना मेरे को, जो भी आप बोलोगे उसका प्रूफ चाहिएगा भाई। अगर आपको लगता है ये फैक्ट्री की है तो प्रूफ देना, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऑफिस की है तो प्रूफ देना। क्या बोल रहे हो आप, अच्छा रेंट दे रखा है, दीदी बोल रही है
कि यहाँ पे देखो सर, फैक्ट्री का रेंट दे रखा है, इसका मतलब फैक्ट्री तो हमारी किसकी है, किराए की है। अच्छा, तो ये बिल्डिंग किसकी है फिर, फैक्ट्री की या ऑफिस की होगी? ऑफिस की होगी। आया नहीं आया? अरे बोलो। पक्का हिंट मिल गया ना साफ साफ? सर अगर कुछ नहीं बोला होता तो क्या करते, फिर हम अजम्पशन लेते, फिर हम अजम्पशन बेस्ड करते। पर यहाँ तो साबित हो गया है कि फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, इसका मतलब बिल्डिंग कहाँ की है, ऑफिस की है। और ऑफिस की बिल्डिंग है तो कहाँ जाएगा इसका डेप्रिसिएशन? पेंडल में जाएगा। पेंडल में ऊपर एक लाइन छोड़ देना। चले आगे। कोई डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर, चलते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंस होते हैं या इनकम होती है? ना तो एक्सपेंस ना इनकम, क्या होती है सर हमारे, ये असेट्स होते हैं सर। कैसे कर रहे हो आप? आपको पता है लूज टूल्स हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? भूल गए, याद है? कंपनी की बैलेंस शीट में लूज टूल्स को किस हेड में दिखाते हैं? इन्वेंट्री किसमें? करंट असेट में, इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाते हैं। स्टोर स्पेस लूज टूल्स, हालांकि ये इन्वेंट्री होती नहीं है, पर बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? इन्वेंट्री के हेड में दिखाते हैं। पर यहाँ तो असेट में दिखाते हैं, ऐसे कोई हेड तो बनाने नहीं है। 30,000। आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में स्टार है, चलो कोई नहीं, इसके स्टार को भी देख लेंगे। बताओ प्लांट एंड मशीनरी किधर आएगा रे? बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। वो कितना है ये? 30,000। तो एक बार इंटरनल कॉलम में बताना, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 3,000। ओ क्या करेंगे सर, एक तो असेट में से लेस कर देंगे, और एक इसको पीएनडल में। पीएनडल में? अरे बिल्डिंग का भी तो पीएनडल में डाला है, ऐसे क्या करते हो, चीटिंग करते हो यार तुम। सर मशीन तो फैक्ट्री में लगी होगी सर, और अगर फैक्ट्री की मशीन है तो डेप्रिसिएशन भी किधर जाएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड, नाइस। चलो आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, पर सुनो सुनो सुनो, यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं अपन सीक्वेंस में, तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो मशीन का डेप्रिसिएशन ये क्या है, तो ये कहाँ के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट ठीक है, मतलब अपन लोग सॉर्टिंग करके लिखते तो वैसे लिखो। तो बताओ, यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन और मशीनरी कितना है, 2,000 3,000? थ्री। चले आगे। कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये इन्वेस्टमेंट्स किधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स किधर जाएगा? अरे सर ये तो मेरा असेट होता है सर, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए का भाई? 25,000। कैश इन हैंड कैशेड बैंक किधर जाएगा? कैश इन हैंड कैशेड बैंक किधर जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड, 20,000 5,000। आगे चलते हैं। फर्नीचर फिक्सर भाई साहब, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ यार, मतलब गजब बात है यार। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अपने लिए तो, वैसे तो नहीं दिया हुआ तो हमारा एडजस्टमेंट बच गया। क्या पता सर, मैंने ये फर्नीचर लिया ही ईयर एंड पे होगा, इसलिए नहीं दिया होगा। हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कितना है? 15,000। बिल रिसीवेबल सन्ड्री डेटर, ओहो। तो सर ये बिल रिसीवेबल भी कहाँ जाएगा, असेट साइड। कितना? 15,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको तो। ओके। और बताओ, डेटर को कहाँ लिखेंगे, आउटर में इंटरनल में? एक बार इंटरनल में लिखेंगे, बताओ क्यों?
क्योंकि इसमें से क्या लेस करेंगे? फर्दर बैड डेट्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, और जो अंदर वाले बैड डेट्स है वो तो लेस होंगे नहीं, फिर इससे लेस क्या होगा? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना है वो पता नहीं, बाद में देखेंगे। ओके, क्लियर। ओके, अब चलते हैं आगे। ड्राइंग किधर जाएगी? ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल का जो बैलेंस होगा ना, ओपनिंग बैलेंस, उसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग को। कितना? 20,000 ड्राइंग है, लेस कर देंगे। लग गया तो बता ही दो कैपिटल का बैलेंस कितना है। 1 लाख, इसको भी लिख देते हैं, नक्की करते हैं। ये भी क्लियर? कोई टेंशन? नो टेंशन, चले आगे। ओके, सैलरी में स्टार है, बताओ सैलरी किधर जाती है? बताओ सैलरी किधर जाती है? सैलरी किनको देते हैं? फैक्ट्री के वर्कर्स को या ऑफिस के स्टाफ को? ऑफिस के स्टाफ को तो किधर जाएगा? पी एंड एल में जाएगा, टू सैलरी। बट इसमें स्टार है तो मैं कहाँ लिखूंगा एक बार? इंटरनल कॉलम में। अच्छा, जो अंदर होगी मैं तो यही मान लूंगा पेड है उसको 20,000, क्योंकि अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब जो भी अंदर है वो तो पेड ही है। अगर अंदर अनपेड होती तो फिर अंदर ही आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया होता। इसका मतलब अंदर जो भी सैलरी दी हुई है वो सारी क्या है? कम ऑन, पेड है। ओके, तो सैलरी लिख दी मैंने पेड 20,000, और इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं? कम ऑन, एक्सपेंस पेड में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। ओके, तो एक्सपेंस पेड में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। कितना रुपया भाई? 2,000। तो 22,000 की टोटल सैलरी हो गई जिसका मैंने बेनिफिट लिया है। और ये 2,000 और कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। आया या नहीं आया? पक्का श्योर? इजी, चलें आगे। ओके सर। कोल एंड फ्यूल, ओहो हो, कोयला कहाँ इस्तेमाल होता होगा? ऑफिस में या फैक्ट्री में? फैक्ट्री में ये क्या, कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इसका रिश्ता आप एक गुड्स मैन्युफैक्चर से निकाल सकते हो क्या? एक गुड्स को बनाने में 50 पैसे का कोयला जला, इनडायरेक्ट ही है। इनडायरेक्ट अमाउंट कितना है? 15,000। फैक्ट्री का रेंट और रेट्स, फैक्ट्री का रेंट और रेट्स, ये भी इनडायरेक्ट है। कितना है? 20। आया क्या? कोई दिक्कत? आप तो देखो, वैसे है ना, मैं बताऊं, आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब एक साथ लिख दो। फैक्ट्री के सारे खर्चे आपकी इच्छा हो ऊपर लिखो नीचे लिखो मिक्स कर दो। बट मैं तो प्रेजेंटेशन से चला रहा हूँ, तो इसलिए ऊपर मैं पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट इसमें लिख के फिर मैं इनडायरेक्ट पे आ रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो उसको आप ऊपर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम में से कोई नंबर नहीं काटते कि ऊपर कैसे लिख दिया इनडायरेक्ट को। बट ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं तो ढंग से कर लें। ओके, चलते हैं आगे। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ऑलवेज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। कितना है? 4,000। आगे, एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी, ये तो सेल्स का खर्चा है, किधर जाएगा? पी एंड एल में। 5,000। सेल्स रिटर्न किधर को जाएगा? सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होगा ये तो भी ये बताओ सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में? ट्रेडिंग में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग से निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फिर सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भिड़ाना पड़ेगा, तो सेल्स वहीं भेजना पड़ेगा, समझो बात को। और वैसे भी ट्रेड का ही काम है, सेल करिए तो ट्रेड करा है मैंने भाई, तो ट्रेडिंग में ही जाते हैं सेल्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तुमको इनकम लिखते ही नहीं है भाई। तो पहले बताओ सेल्स कितना है? 850।
कितना है सेल्स डन? 10,000। नेट सेल्स आ गई बाहर 8,40,000। चले आगे। ओके सर। बैड डेट्स पे स्टार है। अच्छा चलो फिर अब लगे हाथ तो पढ़ लेते हैं, क्या कहानी है देखते हैं, देख क्या है। बैड डेट्स प्रोविजन है तो किस में से चार्ज करेंगे? बट यार प्रॉब्लम है यार, प्रोविजन में तो अपने पास 2,000 ही है यार, और बैड डेट तो 4,000 का है। अभी क्या करेंगे बताओ? अपने पास सुपर पावर है क्या इस क्वेश्चन में, या फिर सिर्फ 2,000 प्रोविजन से ले लेंगे, बाकी 2,000 पेंडर से ले लेंगे? क्या करेंगे बताओ? सुपर पावर है? क्या है बताओ? कि सर प्रोविजन है भी, और आगे मुझे ये क्रिएट को कैसे पढ़ोगे आप? मेंटेन भी करना है। अच्छा मतलब कोई टेंशन नहीं है पैसे की, अगर कमी पड़ जाती तो पहले किससे ले लेना? पापा से ले लेना, पेंडर से ले लेना, और पर बैड डेट चार्ज कहाँ पे करना पड़ेगा? प्रोविजन में ही चार्ज करना पड़ेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपन ने भाई पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा था। तो आ जाओ अपन बनाते हैं एक वर्किंग नोट। हाँ बताओ ओपनिंग बैलेंस। बताओ बैड डेट। सर ये बैड डेट्स आप डेटर से लेस नहीं करोगे क्या? अरे भाई जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो तो ऑलरेडी लेस होता है ना यार, उसकी तो एंट्री हो चुकी है यार, और पहली एंट्री क्या हो चुकी है? बैड अकाउंट डेबिट डेटर, इसका मतलब डेटर से ऑलरेडी लेस हो चुका है। 4,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे बताओ कितना मेंटेन करना है? 5% किसका? डेटर का। डेटर कितने हैं? डेटर कितने हैं? इसमें से बैलेंस माइनस करना है नहीं करना है? नहीं करना, नहीं करना। इसका 5% कितना हुआ? तो बताओ जरूरत ओवरऑल कितने की है? 6,000 की। मेरे पास ओपनिंग में कितने थे? 2,000। तो बताओ पापा से कितने ले लेंगे? 4,000 रुपए ले लेंगे। ये 4,000 रुपए लेने की एंट्री क्या हुई होगी? पेन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट। ओके, कहाँ चलेंगे इसको लिखने के लिए? पी एंड एल के डेबिट साइड। चलो फटाफट पी एंड एल के डेबिट साइड में चलो और लिखो प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, वट एवर जो भी लैंग्वेज है। सर आपने एक बार कहा था कि डाउटफुल डेट और बैड डेट में भी फर्क होता है। होता है? होता है फर्क? बताऊं क्या? 2 मिनट बताऊं क्या? जानना है तो बताऊं कि डाउटफुल डेट का इस्तेमाल कब करते हैं और बैड डेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिफरेंस क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। बताऊं? बता दूं? सुनना आप ध्यान से, देखना। देखो ये सवाल है, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024, एंड हुआ 31 मार्च 2025। ओके। मुझे, अच्छा 31 मार्च 2025 पे डेटर हैं 1 लाख। सुन लो, 2 मिनट सुन लो। मुझे इन 1 लाख में से ना डाउट आ रहा है, डाउट। मुझे इन 1 लाख में से डाउट आ रहा है कि 10,000 रुपये डूब जाएंगे। 10,000 रुपये डूब जाएंगे। ठीक है। ओके। बताना फाइनल अकाउंट्स कब फाइनल होते हैं, मतलब ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बन के कब तैयार हो जाते हैं? क्या 31 मार्च की रात को 12 बजे बैठ के बिजनेसमैन सारे काम छोड़ के फाइनल अकाउंट बनाने बैठता है? क्या बात कर रहे हो सर? फाइनल अकाउंट बनते हैं उसके बाद। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके ना फाइनल अकाउंट्स
अप्रूव हुए 31 मार्च 2025 में, मतलब जब आपने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई अब मेरा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट है, किस साल का, इस साल का। आपने फाइनल अकाउंट्स कब बना के रेडी किया, 31 मार्च 2025। फाइनल अकाउंट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फाइनल अकाउंट्स अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज अथॉरिटी। ओके, अब सुना ध्यान से। यहां पे आपको शक था कि 10,000 रुपए डूब सकते हैं आगे, इस दौरान भी डूबे नहीं, तो आपने फाइनल अकाउंट्स यहां पे क्लोज करे। तब तक डूब गए या तब तक शक ही है, शक है डूब गए, शक है, ठीक है। तो आप इस केस में बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जब मैंने फाइनल अकाउंट्स अप्रूव किए तब तक भी बैड डेट नहीं हुए। ओके, अब सुनना सेकंड केस, प्लीज सुनना भाई, सुन ले 2 मिनट, ये काम आएगी। अच्छा, ये 10,000 रुपए डूबे नहीं है, 31 मार्च तक ये डूबे नहीं है, तो ये बैड डेट्स तो बने नहीं है, डाउट ही है मेरे को। पर फाइनल अकाउंट्स अप्रूव करने के पहले इस पीरियड में पता है क्या हुआ है, सच में 10,000 डूब गए। ये जो शक था ना, ये डूब गए। तो बैड डेट्स की एंट्री कर दूं फिर यहां पे, या यहां पे बैड डेट्स की एंट्री हो नहीं सकती। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बैड डेट्स हो गए क्या, नहीं, तो बैड डेट्स की एंट्री तो नहीं होगी। पर हमें 31 मार्च को शक था क्या, हाँ शक था। पर फाइनल अकाउंट से पहले ये शक शक कंफर्म हो गया कि अगले साल डूबेंगे ही। तो अब बनाओ इस केस में क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब डाउट नहीं है, अब पता है डूबने वाले, पर इस साल डूबे नहीं है, इसलिए बैड डेट्स की एंट्री पास नहीं कर सकते। क्या बनानी पड़ेगी, प्रोविजन पर कौन सा, बैड डेट्स। आया या नहीं आया, आया नहीं आया। ओके, ये बताऊं कहाँ का टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का टॉपिक है। अब क्या पता जिन चीज़ों से आप पढ़ाओ, हो सकता है आपको डिटेल में इतना बताया, उतना ना बताएं, तो मैंने आपको ये बता दिया। जरूरी नहीं है हर टीचर आपको इंटर में बताएगा। ओके, चले आगे, क्लियर। तो कुल मिला के सर अपने को तो प्रोविजन बनाना है, चाहे बैड डेट्स का चाहे डाउटफुल डेट का। बैड डेट्स कब बनता है मैंने बताने की कोशिश करी, और डाउटफुल डेट का कब बनता है, जब मुझे फाइनल अकाउंट्स तक ही डाउट है, तब तक वो डूबे ही नहीं है, तब क्या बना दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई होप समझ में आया है, चले आगे। ओके, हाँ तो अब मुझे बताओ ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेस करेंगे, डेटर में से लेस कर देंगे, कितना है, 2,000। कितने आ जाएंगे नेट डेटर, 38,000, 38,000। और हमारे पी एंड एल में कितना दिख जाएगा, 4,000 रुपये। जितना पापा से लिया वो तो पेंडल में दिख जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे बैलेंस शीट में दिख जाएगा। सिंपल है, बैलेंस में जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ओके, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट। सर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बैड डेट्स तो एंट्री हो चुकी थी, और बैड डेट्स को मैंने प्रोविजन चार्ज कर लिया, उसको पेंडल वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, बताना जरा डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री की, खुद ही कह रहा है डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री की, तो बताओ कहाँ जाएगा यार। भाई मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वो भी कहाँ, डायरेक्ट मटेरियल के नीचे, इज्जत से डायरेक्ट वेजेस, 80,000। चलते हैं आगे, पावर पावर पावर, पावर भी कहाँ, क्या करेंगे बताओ, हाँ, पावर का खर्चा किधर का आएगा, फैक्ट्री का ही आएगा, और क्या। पावर का भी कहाँ पे कमाना आएगा, फैक्ट्री का ही आएगा। कितने रुपए का है, 30,000। चले आगे, इंटरेस्ट पेड पे स्टार है, बताओ इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है। अरे यार इंटरेस्ट पेड डायरेक्ट टैक्स में होता है क्या, कि 1 रुपए का ब्याज लगा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या बात कर रहे हो सर। और ये फैक्ट्री का खर्चा ही नहीं है तो सर, है ना, ये कहाँ जाएगा, पेंडल में जाएगा सर। टू इंटरेस्ट, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट, अब नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पेड, भाई अपन तो ऐसे लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऊपर नीचे पेड, पेड कितना कमोन, 7,000, खुद कह रहा है 7,000 पेड है। आप मुझे बताना इसमें स्टार मार्क क्या है, इस 7,000 रुपए में कितना प्रीपेड है, 1,500, क्या करेंगे, लेस कर देंगे।
क्योंकि वो 1500 इस साल पे तो हो गया, पर इस साल खर्चा ही नहीं है। ओके, तो बताओ साल भर का मेरा खर्चा कितना है ब्याज का? 5500। बताना प्रीपेड एक्सपेंस और किधर को जाएगा? बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। सॉरी। ओके, आ गया? समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का श्योर? ओके, लेट्स मूव अहेड। डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा? डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा? पीएनएल में। कितना है? 3000। ओके। कैरेज इनवर्ड, अरे यार भाड़ा था यार, तुमने पर पढ़ाया नहीं, मैंने पहले पूछा था तुमसे यार। कैरेज ऑन परचेज दिया हुआ है कि तुमने बोला नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ तो है ये इनवर्ड। ये कैरेज इनवर्ड किस पे दिया होगा? परचेज पे तो दिया होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे तो भाड़ा दिया होगा अपन ने। तो ये बताओ कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब कोई बात नहीं, पहले नहीं लिखा तो उसको अलग से लिख देंगे, और क्या है। टू कैरेज इनवर्ड 15,000। ओके, क्लियर। कैरेज आउटवर्ड सेल्स का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में जाएगा, खर्चा तो है अपना, पर ये उस माल पे भाड़ा दिया जो मैंने बेचा। कितना है? 7,000। आगे चलिए। कमीशन पेड, कमीशन पेड कहाँ जाएगा? कमीशन पेड, कमीशन किसकी किसको दी होगी? जिसने मेरा माल बेचा होगा, सेल्स का खर्चा है, पेंडल में जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो टेंशन, ई समझ में आ रहा है? ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। चले आगे। ओके, बिल पेबल भी लाइबिलिटी साइड। लॉन्ग टर्म लोन भी लाइबिलिटी साइड। आगे चलें? क्लियर? ओके श्योर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपन ने कर ही लिया, सेल्स लिखी दी। बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो जो इंटरेस्ट अपन ने पे किया होगा ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे पे किया होगा, और जो इंटरेस्ट अपने को कमा लिया ना अपन ने, वो इन्वेस्टमेंट पे कमाया होगा। दो अलग अलग इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया होगा या लोन पे इंटरेस्ट पे किया होगा, और इन्वेस्टमेंट पे इनको इंटरेस्ट मिला है, कमाया है मैंने, मतलब मिला नहीं है, कमा लिया है, मिला नहीं है। ओके क्लियर, यहां तक कोई टेंशन? नो टेंशन? पक्का श्योर? चलें एकदम बाहर, अब बाहर चलते हैं, आ जाओ चलते हैं बाहर। नीचे आ जाओ। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर, हाँ भाई बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर को जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और 1 लाख। और जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके क्लियर, लिख दिया आपने, बैलेंस शीट में असेट साइड, स्टॉक 1 लाख। प्रोविजन वाला कार्यक्रम हो गया, डेबिशन वाला हो गया, ओके हो गया। एक्रूड कमीशन, हाँ ये पढ़ते हैं भाई। दो चीज बची है अभी मेरी, एक्रूड कमीशन और बचा है मेरा क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड कमीशन बताओ, वो कमीशन है जो मैंने कमा तो लिया बट मुझे रिसीव
नहीं हुआ। आप मुझे बताओ एक्रूड कमीशन की एंट्री बताओ, मैंने सारे सिखाई है भाई। बताओ क्या एंट्री होगी। ऐसी इनकम जो कमा लेते हैं और मिल जाती है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। और ऐसी इनकम जो कमा लेते हैं बट मिलती नहीं, क्या एंट्री होती है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो एक्रूड कमीशन की एंट्री क्या होगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, अब बताओ ये जो कमीशन वाली इनकम है कहाँ जाएगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये दो एंट्री होगी साहब। समझ में आएगी नहीं है बताओ। तो देखो, एक तो ये जाएगा पी एंड एल के क्रेडिट में, और एक का जाएगा ये बैलेंस शीट में असेट साइड। आ रहा है या नहीं आ रहा? एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट, एकदम क्लास 11 वाले। ठीक है, आ जाओ चलते हैं। एक तो पी एंड एल के क्रेडिट में चलते हैं, दो लाइन छोड़ देना ऊपर। अब देखना मैं कैसे लिखूंगा, देखना मैं कैसे लिखूंगा प्लीज। कमीशन अर्नड है, बताना रिसीव्ड कितनी थी कमीशन? रिसीव्ड कितनी थी? रिसीव्ड कुछ रिसीव्ड नहीं थी, अंदर ट्रायल में इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं था, मतलब कोई भी कमीशन मुझे मिली ही नहीं भाई, समझो। इसमें रिसीव्ड में बताओ क्या ऐड करते हैं? एक्रूड इनकम ऐड कर देते हैं भाई। कितने रुपए की है? तो बताओ ओवरऑल कमीशन मैंने कितने रुपए कमाई, चाहे मिली चाहे नहीं मिली? 12,500। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ये बताओ, ये क्लैरिटी देगा आपको। रिसीव तो जीरो ही है, बट ऐसी कमीशन जो मैंने कमाई बट मुझे नहीं मिली, वो कितनी है? 12,500। तो ओवरऑल मुझे कितनी मैंने कमीशन कमा ली? 12,500। पर 12,500 में से 12,500 ही नहीं मिली, तो ये कहाँ और जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। लिख दिया आप सबने? कोई दिक्कत? चले आगे। ओके, अब देखो ये बोल रहा है इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट में 15,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा तो लिया बट रिसीव नहीं हुआ। इसकी भी बताओ क्या एंट्री होगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 15,000 15,000, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंडल 15,000 15,000। समझ में आ गई एंट्री? अब मैं इसकी पोस्टिंग दिखाता हूँ आपको। चलते हैं, एक तो पेंडल में क्रेडिट साइड, यहां लिखता हूं मैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा बताना रिसीव्ड कितना है? रिसीव्ड जीरो, वेरी गुड। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 15,000। ओके, तो ओवरऑल इंटरेस्ट अर्नड कितना है? 15,000। वो आ गया पेंडल में। पेंडल में तो अर्नड इनकम आती है, और इनकर्ड एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस इनकर्ड पेंडल में और अर्नड इनकम पेंडल में, दैट्स इट। और बताओ ये कहाँ जाएगा? सेकंड चीज बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो मैंने स्मार्टली इन्वेस्टमेंट के नीचे एक लाइन छोड़ के रखी थी, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो आप, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट नीचे लिख रहा हूँ इसको, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, क्लियर? आप ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, कोई टेंशन नहीं है, लिख देना साइड साइड पे, लाइव वीडियो मत लिख देना। ओके, चले आगे। अब क्या बचा है? कुछ बच रहा है क्या? कुछ बच रहा है? नहीं सर, क्या करेंगे? क्लोज करेंगे सर। करो क्लोज करो, देखे भाई। यार मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में कुछ है ही नहीं यार। भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट में बताओ क्या आता है? एक तो वो आता है स्क्रैप की सेल, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट की एनआरबी है ना, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आता है, और फिर बैलेंस आता है। और ना तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, कुछ है ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं। तो मेरे को पहले टोटल तो लगवा दो इसकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कितना आ रहा है? नहीं ये टोटल, ये वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब टोटल लगवाओ डेबिट साइड का। तो 8,08,000 आ जाएगा फिर डिफरेंस। कहाँ भेज देंगे इसको? बताना है इस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो थोड़ा सा टेस्ट अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग का भी ले लिया। पूरा चखो, अभी तो चखा है भाई, पूरा खाओगे आप इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग को, बढ़िया तबीयत से।
ये बता 8,08,000 किसकी कॉस्ट है? जो माल बन के तैयार हो गया ना, उसके ऊपर मेरा खर्चा कितना हुआ है? 8,08,000। तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा ये, टू मैन्युफैक्चरिंग। अब बताओ बताओ क्या निकल जाएगा मोन? जीपी निकल जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? देखो 8,08,000 रुपये का तो माल मैंने साल भर बना के तैयार कर लिया, मेरे पास 75,000 का था। और मेरे पास इनमें से कितना बच गया? 1 लाख। तो मैंने कितने का नेट बेच दिया? कितनी नेट कॉस्ट का माल बेच दिया? मैंने कितनी नेट कॉस्टिंग का माल बेच दिया? 75,000 के ओपनिंग फिक्स फिनिश गुड्स थे। 8,08,000 के और बन गए। इनमें से 1 लाख का नहीं बेच पाया मैं, तो मैं कितने का नेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड है? 8,86,000। ये 83,000। 8,83,000 बोल रहा भाई। 883 कैसे आएगा भाई? क्या बात कर रहा है यार? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। कितनी आ रही? 7,83,000। 7,83,000 का माल बेचा कितने में? 8,40,000 में। 8,40,000 में से 7,83,000 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका जीपी। उतना ही आएगा जैसे भी आपका आ रहा है यार, मैं तो उसको और बताना चाह रहा हूँ बस अंदर। कितना आ रहा है? 57। प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। टोटल बताओ पहले, क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 84,500। कितना आ रहा है आपको नेट प्रॉफिट? 20। सही आ रहा है क्या? बताना ये नेट प्रॉफिट को किधर लेके जाएंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे ना, 24,000 को कैपिटल में ऐड करो। बताओ क्या आ रहा है बैलेंस? और कृपया करके लगाइए टोटल। 4,03,000 ऑन बोथ साइड्स। क्रॉस चेक टेलीड। मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले हो गई भाई। कॉमर्स के बच्चे के लिए बैलेंस शीट मैच करने से बड़ा सुख क्या हो सकता है भाई? ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? क्लियर? कोई डाउट? एक बार, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24 पे। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है यार ये, है ना? मैं चाहूंगा एक बार आप माथा लगाओ इसमें। मतलब एक बार अपना माइंड अप्लाई करो आप इसके अंदर, ये क्या चाहता है, क्या कह रहा है, पता नहीं भाई। देखो क्या कह रहा है। प्लीज अप्लाई योर माइंड। मतलब एग्जाम में ऐसा आने की उम्मीद कम रहती है, बट गॉड नोज, नोबडी नोज ऐसे कर सकता है भाई। तो आ सकता है, ये हार्ड नहीं है, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 24, आराम से आप 2-4 मिनट खुद को दो, पॉज करके और ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ओके। चलो फिर कर लेते हैं डिस्कस, आ जाओ कम ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 24, आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों अटक गए। देखो पहले एक बार आप स्क्रीन में देखो प्लीज, कम ऑन कम ऑन। स्क्रीन में देख लो, आपको टाइम दे दिया ना मैंने, अब आप देख लो। सबसे पहले तो देखो, मैंने एक है ना, एक अमाउंट डायरेक्टली दिख रहा है। ये ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है 17,94,000। इनमें से आप प्लीज ये तीनों माइनस कर दो, कितना आ रहा है बता दो बस पहले। कितना आ रहा है? तो ये तो निकल गया पहला फिगर। ओके। अब और सुनो, और सुनो, अभी और बाकी बाकी की बात है। ये 10 लाख कहाँ चल जाएगा? इधर।
अपन बताना रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाल रहे थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्या आ रहा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अकाउंट गलत है, सही है, अकाउंट सही है, पर सर यहाँ परचेज नहीं आई यार। अरे तो क्रेडिट में परचेज की होगी इसने, नेट एंट्री मार दी। क्रेडिट में परचेज की होगी इसने, नेट एंट्री मार दी। इसने क्या एंट्री मार दी होगी, क्रेडिट परचेज की। रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सिंपल। ओके, तो सर ये हमारे पास में नहीं है, अगर ये आ जाए तो ये भी आ जाएगा। चलो अब और गौर करो, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15 लाख। फिर हमने क्रेडिटर से और क्रेडिट में परचेज तो करी है, दिख रहा है साफ साफ, बाय रॉ मटेरियल परचेज। अरे यार अपन रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा ना, क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। पर अब कितने का परचेज किया वो मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, फिर जितना मैंने उनको पे कर दिया होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। आप मुझे बताओ इस क्रेडिटर अकाउंट से आप क्या निकाल पाओगे। रॉ मटेरियल परचेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 लाख आ रहा होगा, डिफरेंस में देखो ना, आया या नहीं आया। और अगर ये 13 लाख मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये रॉ मटेरियल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, तो बताना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बचा, पहले ये बताओ, ये आया क्या, इतना आया क्या, पक्का श्योर। मैं गारंटी देता हूं अगला चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, सिंगल एंट्री, वो चैप्टर में यही होगा। उसमें मिसिंग होती है इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन होती तो डबल एंट्री बोलते। डबल एंट्री मतलब कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, हर चीज है। सिंगल एंट्री मतलब जिसका केवल डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रखा है, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट हो रखा है, डेबिट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। उसको करना सीख जाओगे तो ये बहुत आसान लगेगा। तो अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। ओके, कोई टेंशन। तो ये दो अकाउंट डन, एक तो रॉ मटेरियल और एक क्रेडिटर, कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब है ना, देखो मैंने हाईलाइट किया है, येलो कलर से मैंने लिखा है, वेजेस को हाईलाइट किया है। वेजेस की बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो 3.5 लाख की वेजेस है ना, इसमें से फैक्ट्री के वर्कर को तो अपन ने कितना दिया है। तो आप मुझे बताओ यार, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी आनी चाहिए थी यार, 3 लाख आनी चाहिए थी। और 50,000 कहाँ जानी चाहिए थी, अरे ऑफिस में कहाँ जाएगी, ऑफिस अकाउंट होता है क्या, कहाँ जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर। पर हमसे इस क्वेश्चन में पेंडल अकाउंट बनाने की बोला ही नहीं है, पर जाती कहाँ पे, पेंडल में। तो अभी यहाँ पे कितनी रहने दूंगा, 3 लाख। ओके, ये सही कर दिया मैंने इसको। आगे डेप्रीसिएशन में अभी तो सिर्फ 2 लाख ही लिखा हुआ है, पर ये बोल रहा है कि हमने ना एक मशीन और परचेज की, इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, अगर मैंने मशीन को परचेज करके रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका मैंने डेप्रीसिएशन भी लगाया नहीं होगा, जबकि डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। तो बताओ इस 10 लाख की मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन लग जाएगा, कितना, तो 1 लाख। तो वो 1 लाख का डेप्रीसिएशन भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो बताओ टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाना चाहिए, ये बताओ, आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस को हाईलाइट किया मैंने पिंक कलर से, उसकी डिटेल दी हुई है, देखो देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 80,000 का तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, 20,000 का फ्यूल चार्ज है, 35,000 का फ्रेट इनवर्ड है, 20,000 का डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर है। एक बार प्लीज, एक बार जो मैं कह रहा हूँ करना, एक बार आप 80, 20, 35 और 20 को जोड़ दो। अरे जोड़ो ना, 1,55,000, जबकि अपने डायरेक्ट एक्सपेंस है कितने के, 2,44,000 के। मतलब अपने को पूरे 244 की बात नहीं दे रखी, अपने को 244 में से 1,55,000 की बातें दी हुई है, तो बाकी बचे हुए की बात दी हुई नहीं है, इसका मतलब वो तो क्या है ही, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ही। क्या वो नहीं आ रहा, ये आ रहा है। एक बार बताना बचा हुआ कितना है जिसकी बात नहीं दी हुई, 89,000। अच्छा, मतलब ये 89,000 तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ही, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। अब 80,000 में से कह रहा है 30,000 तो ऑफिस का बिल था, तो बताना हमारी फैक्ट्री का बिल कितना परसेंट था। 80,000 में सॉरी 30% तो ऑफिस का था, तो बताना मेरे फैक्ट्री कितना परसेंट था, 70%। 80,000 का 70% करो कितना आ रहा है,
ओके, फ्यूल चार्ज 20,000 के थे, तो ये तो फैक्ट्री के ही हैं, रहने दो, डायरेक्ट ही हैं तो, मतलब फैक्ट्री के ही हैं कुल मिला, डायरेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, फैक्ट्री के खर्चे हैं। आगे, फ्रेड इनवर्ड, ये भी फैक्ट्री का ही है। अरे ये तो अपन मैन्युफैक्चरिंग में जोड़ते हैं ना, रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आऊंगा, उसको भाड़ा दिया होगा कितना, 35,000। ओके, डिलीवरी चार्ज जो लगे मेरे, जो मैंने कस्टमर के पास माल पहुंचाया ना, उसमें लग गए मेरे 20,000 रुपए। तो ये फैक्ट्री खर्चा है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का खर्चा है भाई साहब, है, या गुड्स सेलिंग का खर्चा है? ये तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ जाना चाहिए, पी एंड एल में, कहाँ जाना चाहिए, पी एंड एल में। तो इसको हम लेंगे क्या फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे नहीं, तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग में कितना आएगा, जोड़ो, कितना आएगा ये, पक्का, ये देखो, नहीं है, ये देखो ना, 10 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और अब क्या बताया आपने मेरे को, 2 लाख। अब बताओ सही बैलेंस कितना ट्रेडिंग में जाना चाहिए, कितना हो गया ये, 18 लाख। आ गया या नहीं आया, ये देखो, कोई दिक्कत, पक्का, कोई टेंशन नहीं है, श्योर, लिख लें, क्या कहते हो, फिर इससे बाहर दूंगा टेस्ट में, लिख लें, आ डराते हो यार, ए लिख ले, आओ लिखते लिखते आ जाओ, कम ऑन। ओके, तो हम बना रहे हैं सर अभी क्वेश्चन नंबर 24। बताना क्या था मेरे आंसर की रिक्वायरमेंट, आंसर की रिक्वायरमेंट थी रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और रिवाइज्ड रॉ मटेरियल अकाउंट, ठीक है। रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रिवाइज्ड रॉ मटेरियल अकाउंट। चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल खत्म कर लें। मुझे बताओ आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था रॉ मटेरियल का, गिवन था क्या, गिवन था क्या मुझे, हाँ 1 लाख गिवन था ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक। फिर बताना जरा, मैंने ये रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकाला, सर ये तो मैंने क्रेडिटर से निकाल लिया सर, तो यहाँ आ गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये बताना मैंने परचेज कैसे निकाला था बेटा, सर मैंने क्या किया था, ओपनिंग, सॉरी, मैंने किया था ये 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस 15 लाख। मतलब कुल मिलाए क्रेडिटर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया था मैंने कितना, 13 लाख रुपए। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला था मैंने, सर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन्होंने बना के दिया था ना अपने को, एक बात बताऊं, वैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में आना चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर लेते हैं उसी को तो हम कहाँ भेजते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भेज देते हैं ना। वो कितना आ रहा था, 10 लाख, कैसे आया, वो जो पुराना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हुआ था ना, वहां से बैलेंस से फिगर निकाला है 10 लाख मैंने, ये गिवन था मुझे, ये मैंने पुराने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाल लिया था। ओके, क्लियर,
सर पर वो तो अकाउंट गलत था, आपने कैसे निकाल दिया? अरे तो भाई उस गलत अकाउंट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी हुई थी ना सही। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो वहीं से निकालूंगा, और रास्ता क्या है मेरे पास में? और तो कोई तरीका नहीं था भाई निकालने का। तो 10 लाख। तो अब बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था? बैलेंसिंग फिगर 4 लाख बच गया था, इस अकाउंट से ये निकला है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ ये 10 लाख कैसे आया। फ्रॉम गिवन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे निकालता मैंने, याद है आपको? 17,94,000 -350 -2 लाख -244। 1794 -2 लाख -244, ऐसे निकाला था मैंने ये। ठीक है। ओके। मैंने बता दिया आपको कैसे निकाला। अभी चलते हैं आगे। तो सर हमने यहाँ पे एज्यूम किया गया कि ये रॉ मटेरियल जो कंज्यूम निकला था वो सही था, हाँ तो और क्या करना पड़ेगा? और तो ऑप्शन ही नहीं है। हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग पुराने अकाउंट से जो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकला है वो सही दिया हुआ है मुझे, क्योंकि सही निकालने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब बताओ मैंने क्या किया, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ लिख दिया टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना? 10 लाख। अब क्या किया? अब सर ये जो थी ना डायरेक्ट लेबर, मेरी डायरेक्ट वेजेस, वो गिवन तो मुझे कुछ और थी। कितनी दी हुई थी मुझे डायरेक्ट वेजेस? कितनी दी हुई थी? 3.5 लाख दी हुई थी क्या किताब में तो? पर उसमें से 50,000 तो मेरे ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाह थी। इसका मतलब फैक्ट्री के लेबर्स की तनख्वाह मेरी कितनी थी? 3 लाख। उसके बाद डेप्रीसिएशन 2 लाख का तो मुझे गिवन था। बट 2 लाख का तो गिवन था। इसमें मैंने क्या करा, ऐड कर दिया उस मशीन का डेप्रीसिएशन जो ऐड होना चाहिए था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसका डेप्रीसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर रहा हूं। ये आया या नहीं आया? ठीक है। फिर आया डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड। बताना जरा मेरे को, स्क्रीन पे देख के बताना, एक बार स्क्रीन पे देखो। ओवरऑल डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन कितने थे? कितने थे गिवन? ओवरऑल ओवरऑल 2,44,000। उसमें से मुझे किसका ब्रेकअप दिया हुआ था, मतलब किस किस की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो सारे माइनस करवा दो। 80, 20, 35, 20। इसका मतलब 2,44,000 में से अगर मैं 1,55,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे जो डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं ना 89,000 के, उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो डायरेक्ट ही है, क्योंकि उसके लिए कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं बोल रहा था वो डायरेक्ट है। आया है ये नहीं आया बताओ? अब अब मुझे बताओ, ये बिजली के बिल के लिए क्या बोल रहा था बताओ? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का ऊपर हेड बना दिया, अब यहां पे आ गया पहला अदर, अब आ रहा है सेकंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे फैक्ट्री का ही लेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो कितना कैसे आएगा? 80,000 में से अगर 30% बिल ऑफिस का है तो 70% फैक्ट्री का हुआ, कितना आ गया? ढंग से लिखना तरीके से। फ्यूल चार्ज तो फैक्ट्री का ही होगा।
फ्रेट इनवर्ड, सर ये तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा सर, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रॉ मटेरियल से। और ये जो डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर है भाई साहब, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, सॉरी ये तो फैक्ट्री का एक्सपेंस ही नहीं है, ये तो मेरे सेलिंग का खर्चा है, ये तो मेरे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने बताया आपको, इसलिए कॉस्ट शीट पढ़ाई थी मैंने आपको कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी नहीं आते, सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो कितना हो गया बताना ओवरऑल? 2 लाख। ये देखो ना, 89, 56, 20, 35 हो गया ये 2 लाख। और अब बताओ ओवरऑल टोटल कितनी आ रही है आपकी? ये क्लियर? तो बताओ डिफरेंस में आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 18 लाख। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आया कि नहीं आया? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 24। डन? समझ में आ गया? तो ये भी एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है भाई, अपन ने कर लिया, क्या पता अपने एग्जाम में आ जाए भाई, आ ही सकता है, मतलब कोई नामुमकिन नहीं है। 6 नंबर में दे दें आपको उठा के, 6 नंबर में दे दें आपको उठा के, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 14 नंबर का कुछ और दे दें, या 12 का दे दें उसमें 8 और 6 का ही डाल दें, तो आ ही सकता है भाई, क्या बड़ी बात है। ओके चलो, तो अब आ जाओ फटाफट से अपने क्वेश्चन बैंक में। अब आगे के क्वेश्चन सारे डन है टिल 25th। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन में सिर्फ एक बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, जिसको अगर आप गौर करके पढ़ोगे ना, तो आज जो क्वेश्चन किया है ना वैसे का वैसा है, बस फिगर अलग है, बस फिगर अलग है भाई, सेम टू सेम है। ये देखो वही लूज टूल्स, वही सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ किसका है, फिनिश गुड्स का है, सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन पर मैं आपको चाहूंगा कि आप कॉपी में करें, इसलिए ये आपका होमवर्क है, इसमें चॉइस नहीं है, करना ही है आपको। ओके सेम टू सेम है सर, कोई तकलीफ आएगी ही नहीं आप। ओके तो अब होता है सर ये टेक्निकली फाइनल अकाउंट्स समाप्त। यूनिट 1 भी हो गई है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की, और यूनिट 2 भी हो गई है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की। तो अभी मैं करता हूं फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज। क्लियर? कोई टेंशन? ओके सर।